Hey friends, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 प्रेशर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड प्रेशर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड फिर हमारा सेकंड टॉपिक होगा हाउ टू मेजर प्रेशर विद ओपन ट्यूब मैनोमीटर। राइट, ओपन ट्यूब मैनोमीटर के जरिए से कैसे प्रेशर को मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। एंड हमारा लास्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कि भाई प्रेशर का एप्लीकेशन यानी प्रेशर को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसके बीच में कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमारी, तो हमने उसमें कुछ कंसेप्ट को क्लियर किया था। हमने पहले प्रेशर को पढ़ा था और उसके साथ साथ फ्लूइड प्रेशर को पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं। एंड साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि भाई हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, कि भाई प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि प्रेशर का आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि भाई फॉर एग्जांपल आपको फोर्स दे दी जाए कि भाई फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, और एरिया आपको दे दिया जाए कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर या 2 मीटर स्क्वायर का आपको एरिया दे दिया जाए, तो आप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर उसको वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आपको देखना बेहद ज़रूरी है, उसको ज़रूर देखिए। और प्रेशर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग प्रेशर को निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप ज़रूर सीखिए। राइट, चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि भाई प्रेशर किसे बोलते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है। यानी कि एक यूनिट एरिया है, एक एरिया है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। यानी कि जब हम लोग प्रेशर निकाल लेते हैं तो प्रेशर निकालने के बाद हमें उसकी ऐसा यूनिट, जो हमारा प्रेशर निकालेंगे, जैसे कि आपका प्रेशर निकला 10,000 प्रेशर निकल गया, P = 10,000, तो आप उसके बाद उसकी एसआई यूनिट लिखेंगे। यानी कि आप प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। आप कैसे लिखेंगे, P = 10,000 पास्कल। राइट, एसआई यूनिट लिखना जरूरी है, बिकॉज बिना एसआई यूनिट के लिखे हुए अगर आपने आंसर दे दिया तो आपके आंसर जो है वो हाफ मार्क्स मिलेंगे। आपके आंसर को जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि भाई ये क्या है 10,000, व्हाट इज दिस 10,000। तो फिर उसके बाद आपको उसमें जब तक आप एसआई यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। एनीवे, और प्रेशर के एसआई यूनिट तो पास्कल हो गया, और न्यूटन फोर्स जो है वो न्यूटन, उसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है पर स्क्वायर मीटर। राइट, विच इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यानी कि प्रेशर क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यानी कि आपका जो एरिया होना चाहिए वो स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एरिया, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, अगर एरिया जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर में होगा तो स्क्वायर मीटर में आंसर इजीली निकल आएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ हो, या फिर स्क्वायर मिलीमीटर में, किसी में भी दिया हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा स्क्वायर मीटर में। राइट, याद रखिएगा। चलिए, हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स आपकी निकल जाएगी, फोर्स आपको दे दी जाएगी कि भाई फोर्स इतनी है, और एरिया आपको दे दिया जाएगा, और आपको प्रेशर को कैलकुलेट करना है। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर देखिए उसको, और साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे उसमें, उसको भी आप करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना निकला है। ओके, चलिए ये तो बात हो गई इतनी। अब हमने उसके बाद आगे पढ़ा था कि भाई प्रेशर जो है ना वो 2 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे, फोर्स पे और सरफेस एरिया पे। आप खुद ही अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। यानी प्रेशर जो है वो फोर्स के बराबर है। इट मीन्स के प्रेशर आप बढ़ाओगे, फोर्स बढ़ेगी। यानी कि फोर्स अगर बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, किसी चीज पे अगर आप फोर्स बढ़ाओगे, किसी चीज पे ताकत ज्यादा लगाओगे तो उस पर प्रेशर लगेगा, है ना। सिंपल, आप थोड़ा गौर करो कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, बहुत ज्यादा ताकत लगाते हो, क्योंकि फोर्स जो है ना वो प्रेशर से काफी लिंक करती है ना, कि भाई फोर्स, जिस चीज पे आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई तो इसका मतलब है इसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। समझे, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एरिया घट जाएगा, और एरिया को बढ़ाते हो तो प्रेशर घट जाएगा।
समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो है वो एरिया के, प्रेशर जो है वो किस फैक्टर पे, दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर फोर्स हो गया, दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया, यानी कि एरिया पे बहुत ज्यादा वो डिपेंड करता है। कैसे? आप इसके एग्जांपल के तौर पर आपने कैमल की फीट ही देखी थी। जो कैमल के फीट होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, तो वो काफी चौड़े होते हैं। वो चौड़े इस वजह से होते हैं क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा होता है। ज्यादा एरिया होने की वजह से वहां पे प्रेशर कम लगता है। ठीक है, प्रेशर कम लगने की वजह से उनके पैर वो सैंड में नहीं धंसते हैं, सिंक नहीं होते हैं। अगर वहीं पे आप एक पॉइंटेड हील जो है, हील के शूज होते हैं ना, हील जो लगी हुई होती है, हील जो होती है, तो हील की शूज देखो, तो अगर आप हील वाली शूज अगर किसी ऐसे जैसे सैंड वाले एरिया में लेके गए, ठीक है, सैंड वाली मिट्टी में लेके गए, तो वहां पे जब जाएंगे तो वो हील जो है वो अंदर धसती हुई चली जाएगी ना। तो यही चीज है कि प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एरिया अगर आप बढ़ाते हो तो प्रेशर घट जाएगा, यानी प्रेशर कम लगेगा उस पर। और अगर आप एरिया कम कर देते हो तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। हील की वाली मिसाल ले लें आप, हील का एग्जांपल है। ओके, समझ में आ गया। चल अब हम लोग चलते हैं फ्लूइड प्रेशर। यानी हमने फ्लूइड प्रेशर को भी पढ़ लिया था कि जो फ्लूइड होता है, तरल होता है, चाहे उनमें गैस भी आ गई, उनमें पानी भी, वाटर भी आ गया, ठीक है, वो प्रेशर लगाते हैं। इसका एग्जांपल हमने गैस के एग्जांपल में, जैसे कि बलून हो गया, बलून में आप गैस भरो तो एक टाइम बलून की वॉल पे, जब आप उसमें गैस भरते हो तो वो बलून की जो वॉल होती है वो उस पर प्रेशर लगता है और वो एक्सपेंड करती है। फिर एक टाइम अगर आप उसमें बहुत ज्यादा गैस भर देते हो उसमें, तो वो फट जाता है। तो ये चीज हमें क्या चीज दिखा रही है कि भाई फ्लूइड जो है, यानी कि फ्लूइड में गैस है ना, वो भी प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगा के उसने बलून की वॉल को एक्सपेंड कर दिया, यानी कि बलून को बड़ा कर दिया। ये हो गया। और फॉर एग्जाम्पल आप वाटर की मिसाल ले लो कि भाई वाटर जो है, लिक्विड जो है, वो भी प्रेशर लगाता है। कैसे? जैसे कि आप एक मग ले लो या गिलास, उसको ना उल्टा करके एक भरी हुई बाल्टी में डालने की कोशिश करो। जब आप उल्टी करके, यानी कि जिस तरफ से उसका मुंह खुला हुआ है उस तरफ से अगर आप डालोगे ना, कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब कितनी क्या, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आपको आपका जो गिलास है वो अंदर घुसेगा। यानी कि वहां पे जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर प्रेशर लगाता है, यानी कि वो उसको घुसने ही नहीं देता है वाटर में। जब आप बहुत ज्यादा ताकत लगाते हो, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर लगाते हो, जब जाके वो गिलास अंदर घुसता है, और गिलास घुसने के बाद अगर वो ज्यादा नहीं घुसा ना, तो वापस से वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। और फिर हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि भाई एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेयर जो है वो भी प्रेशर लगाता है। कैसे कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले किसे बोलते हैं? इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जितनी भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, हम खुद, हमारे ऊपर खुद इतना ज्यादा प्रेशर लगता है। हमारे जो हेड है ना, हमारे सर पे दो बेबी एलिफेंट के बराबर हमारे सर पे प्रेशर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको फील इस वजह से नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी जो ब्लड वेसल्स है, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, उनमें जो ब्लड चल रहा है वो इतनी प्रेशर से चल रहा है कि दोनों प्रेशर जो है वो बराबर हो जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम इतना ज्यादा ही हैं, वरना तो ऐसा होता है कि हम तो चल ही ना पाते, हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है। कोई सोचिए, अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर लगाए, इतना ज्यादा आपको दबाए नीचे, तो आप चल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? नहीं, आप तो हमेशा मतलब जमीन में, पाताल में चले जाएंगे। तो यही बता रहे कि एटमॉस्फेयर जो है वो भी, जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज पर प्रेशर लगाता है और वही चीज उसका वेट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सबसे पहले ये फंडा बताया था कि एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है, और उन साइंटिस्ट का नाम था ओटो वॉन ग्यूरिक। ठीक है, ओटो वॉन ग्यूरिक ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और इन्होंने, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट आज भी आप कर सकते हैं लैब में। आप जाइए, आप गूगल भी कर सकते हैं ओटो वॉन ग्यूरिक्स एक्सपेरिमेंट, और उसमें बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, 2 सेमी सर्कुलर बाउल लिए थे। सेमी सर्कुलर बाउल का मतलब ये होता है ना, एक बाउल है, एक बाउल लिए उन्होंने, वो बीच में से खाली हो, 2 बाउल लिए और बीच में से खाली थे वो बिल्कुल। फिर उनको ना एक दूसरे में मिला दिया, ठीक है, यानी एक दूसरे में उनको चिपका दिया बाउल को। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे भाई ये आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये एक इधर से बाउल हो गया आधा और एक इधर से, ठीक है, और उनको मिला करके एक सर्कल सा बना दिया। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर जो जितनी भी एयर थी उसको उन्होंने, उनके पास एक
एयर सकर था, उन्होंने उसके जरिए से एयर इसके अंदर से निकाल दी। जब उन्होंने इसके अंदर से एयर निकाल दी ना, और उसके बाद उन्होंने देखा कि दोनों बाउल आपस में इतनी जोर से चिपक गए हैं, इतनी जोर से चिपक गए हैं कि उन्होंने इतने सारे घोड़े लगा करके भी दोनों बाउल को खींचना चाहा, यानी खींच करके उनको अलग करना चाहा, लेकिन वो बाउल अलग नहीं हुए। और वो बाउल क्यों नहीं अलग हुए? क्यों? क्योंकि उन बाउल के ऊपर बाहर से इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इतना उस बाउल को एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उन्होंने इतना चिपकाया हुआ रखा था कि इतने सारे घोड़े भी दोनों मिल करके उन दोनों बाउल को खींच रहे थे दोनों तरफ कि वो अलग हो जाएं, लेकिन वो बाउल अलग नहीं हुए। समझे? तो इसके जरिए से ये बात प्रूफ हो जाती है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से, कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ना इसको पढ़ लेते हैं। We have just learned about the pressure of the atmosphere is enormous. ठीक है, हमने देखा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है। A very spectacular demonstration was done by the German physicist and engineer Otto von Guericke in the 16th century. 16th century में Otto von Guericke नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये देखिए, इनकी फोटो भी इधर लगाई हुई मैंने, कि उन्होंने 16th century में एक जर्मन फिजिस्ट थे और इंजीनियर थे। उन्होंने एक बहुत ही शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था। ठीक है, स्पेक्टुलर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, यानी ऐसी चीज जिसमें कि सब लोग देखें, सबके सामने उन्होंने ये बात करी थी। इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन ही टुक 2 सेमी सर्कुलर बाउल्स मेड ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर के बने हुए थे। ठीक है, 2 सेमी सर्कुलर बाउल लिए। तो सेमी सर्कुलर का मतलब है ना, एक तो सर्कुलर, एक तो सर्कल पूरा होता है, सर्कल को बीच में से काट दो, है ना, बीच उसको काट दो तो वो 2 बाउल बन जाएंगे उसके, राइट। उन्होंने कॉपर के 2 बाउल लिए, फिट देम टुगेदर टू फॉर्म अ होलो स्फीयर एंड रिमूव द एयर इनसाइड द स्फीयर यूजिंग द सक्शन पंप ही हैड इन्वेंटेड। और उन दोनों को आपस में फिट कर दिया, है ना, उनको आपस में चिपका दिया, और उनके बीच की जो एयर थी उसको उन्होंने खुद इन्वेंट किया था, सक्शन पंप, है ना, उसके जरिए से उन्होंने उनके बीच की एयर निकाल दी। जब उन्होंने उसके बीच की एयर निकाल दी, these 2 semicircular balls were held together only by the pressure of the atmosphere। तो भाई जाहिर सी बात है, जब वो उन दोनों सेमी सर्कुलर बाउल के बीच की, यानी कि अंदर की, जब उनके एयर निकाल दी, उसके बावजूद भी वो चिपके हुए हैं। तो चिपके हुए रहने से मतलब क्यों चिपके हुए हैं? वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही नहीं हो रहे, क्योंकि बाहर से उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। He then got 2 teams of 8 horses each to pull the bowls apart। और उन्होंने फिर 8 घोड़े की 2 टीम बनाई, और उसको एक मतलब ये वाला जो एक पार्ट था, एक बाउल का एक पार्ट था, उसको घोड़ों से लगा दिया, मतलब घोड़ों से रस्सी से बांध दिया, और दूसरे वाले पार्ट को भी 8 घोड़ों से रस्सी से बांध दिया, और उन दोनों को खूब खींचा। घोड़ों ने आपस में, मतलब दोनों घोड़ों को खिंचवाया गया कि भाई आप इधर से खींचो, आप इधर से खींचो। गेस व्हाट, क्या हुआ? द बाउल्स हेल्ड टाइटली टुगेदर। जो बाउल थे वो आपस में बिल्कुल टाइटली एकदम चिपके हुए रहे, डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनॉर्मस फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये चीज हमें क्या चीज दिखा रही थी कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना एनॉर्मस होता है, कितना ज्यादा होता है। ओके, आई होप तो समझ में आ गया होगा। वैसे ना ये आप अपने यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, देखिएगा भी, बल्कि बहुत मजा आता है। एनीवे, चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी के जरिए से आपको इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाना है, और ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक गिलास लेना है। ठीक है, ये जैसे गिलास है ना, गिलास ले लेना है। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफी इसमें और भी एक्टिविटीज हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ओके, तो ये एक्टिविटी, शायद एक्टिविटी आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, कि इस एक्टिविटी में क्या करना है कि एक गिलास लेना है, और इस गिलास के मतलब इस गिलास में पानी भर देना है पूरा। ठीक है, ऐसा गिलास तो आपके घर होगा ना, गिलास लेना है, पानी भर देना है, और पानी भर के एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड का एक पीस, और उसको ऊपर से ऐसे इसके ऊपर ढक देना है। ठीक है, ऐसा आप डाल देंगे, और उसके बाद उसको ऐसे हाथ से, मतलब हाथ से क्या बल्कि उसको ढक करके आपको ऐसे छोड़ देना थोड़ी देर की। उसके बाद क्या करेंगे, आप अचानक से गिलास को ना उल्टा कर दीजिए। जैसे आप उसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद थोड़ी देर तक के ऐसे उल्टा करके रखिए, जैसे गिलास को आपने उल्टा किया हुआ, इन्होंने किया हुआ, तो इसको उल्टा करके रखेंगे। थोड़ी देर बाद क्या करिए, आप ना उस हाथ को आहिस्ता आहिस्ता नीचे से हटाइए। जैसे जैसे आप नीचे से हाथ को हटाएंगे ना, आपको ये देख करके बहुत ही ज्यादा हैरत होगी कि ये जो गिलास का वाटर है वो इस कार्डबोर्ड के पीस के साथ नहीं गिरा, बल्कि ये जो कार्डबोर्ड का पीस है ये तो इससे चिपका रहा, और
इतने हल्के से कार्डबोर्ड के पीस ने इतने सारे वाटर को, इतना सारा वाटर था उसमें पूरा भरा हुआ गिलास या हाफ ही गिलास जितना भी वाटर था, वो उसने उसको मतलब नीचे गिरने नहीं दिया। क्यों भाई, ऐसे क्यों? इस वजह से क्योंकि जो कार्डबोर्ड का यहाँ जो ये वाला जो कार्डबोर्ड का पीस था ना, यहाँ से नीचे से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था ऊपर की ओर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसने इस कार्डबोर्ड के पीस को नीचे गिरने नहीं दिया, और उसने जो वाटर का गिलास था उसको पूरी सपोर्ट में, इतनी एटमॉस्फेयर जो है वो इतना ज्यादा सपोर्ट, इतनी ज्यादा उस पर प्रेशर लगा रहा था कि वो आराम से कार्डबोर्ड के पीस ने जो है पूरा मतलब गिलास का वाटर जो है वो नीचे नहीं गिर पाया। ठीक है, और ये आप करिएगा भी। ठीक है, चलिए ये एक एक्टिविटी होगी। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है भाई, इस एक्टिविटी के जरिए से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दर्शाना है रबर सकर को यूज करके, यानी रबर सकर के जरिए से रबर सकर के ऊपर कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगते हैं उसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, हमें उसको देखना है कि भाई जो रबर सकर्स होते हैं उनपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है। तो आपके इधर रबर सकर के मतलब रबर सकर आपने घर में देखे होंगे, किस पे लगे हुए होते हैं, लाइक जूसियर की मशीन हो गई, जूसियर होती है या मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, तो इनकी जो मशीनें होती है ना, उनके नीचे उनके जो लेग होते हैं, उनके पैर जो होते हैं, वहाँ पे रबर सकर लगे हुए होते हैं कि भाई उनको आप अगर टाइल्स पे रखो, स्लैब पे रखो, या इसी जगह जहाँ पे चिपकने वाली जगह हो, तो वहाँ पे अगर आप रखो तो वो उससे चिपक जाते हैं, और इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली चिपक जाते हैं उस पे कि आप उसको काफी मतलब मुश्किल से आप उठाते हैं जब जाकर के वो उठते हैं। तो वहाँ जो वो रबर सकर लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो तो छोटे से रबर सकर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो जो रबर सकर लगे हुए होते हैं, तो वो जो उठ नहीं रहे हैं, मतलब वो जो इतनी मुश्किल आपको ताकत लगानी पड़ रही है उनको हटाने में, उनको उठाने में, तो वो क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर उनके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उनके ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, एटमॉस्फेयर उनको इतना दबाए हुए रखता है कि वो उठते ही नहीं है, और आपको उससे ज्यादा फोर्स लगा करके उसको उठाना पड़ता है। ओके, तो यही चीज हमें देखनी है। सो आपको मटेरियल्स क्या चाहिए भाई, रबर सकर। आप घर में आपके अगर एक्स्ट्रा नहीं हो तो आप उन्हीं से ही चेक कर लें, जो आपकी मशीन वगैरह के नीचे उनके लेग पे लगे हुए रहते हैं, लेग की जगह लगे रहते हैं रबर सकर, तो आप उन्हीं से ही चेक कर लें। ठीक है, और टेक अ रबर sucker and press it firmly to a smooth surface such as kitchen tile or plain glass window, try to pull it out। है ना भाई, आपने किचन के टाइल पे उसको ऐसे रख दिया, मशीन को रख दिया, जैसे आप उसको रख दो, या ग्लास का प्लेन ग्लास की कोई विंडो है ना, विंडो पे ग्लास लगा हुआ है, तो आप उस पे ले जाके, अगर आपके पास ऐसा रबर सकर है तो आप उस पे ले जाके उसको चिपका दो, और उसके बाद उसको खींचो। आप उसको खींचते रहोगे, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा आपको उसको खींचने में। क्यों भाई, क्यों इस वजह से मुश्किल हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर उसके ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर यहाँ लग रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकला कि बाय पुशिंग द रबर सकर अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस यू हैव क्रिएटेड अ पार्शियल वैक्यूम, आपने वहां पे पार्शियल वैक्यूम बना दिया, एंड द प्रेशर ऑफ द एयर प्रेसिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सकर होल्ड इट इन प्लेस, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो उसको आउटर सरफेस में उसके बाहर से उसको प्रेशर प्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से जो है आप उसको नहीं निकाल पा रहे थे। फिर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया अपनी तरफ, और तो वो जो है वहां से हट गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, बिफोर द प्लंगर इज प्रेस, प्रेशर इनसाइड द रबर कैप इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब आपने उसको प्रेस नहीं किया था तो इसके अंदर का जो प्रेशर था, अंदर का और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल था, लेकिन जब आपने उसको प्रेस कर दिया तो जो अंदर का प्रेशर था वो लो हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया, और इसी वजह से रबर सकर जो है वो नहीं निकल पाता है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, अब एक एक्सटेंशन है, इसमें क्या है कि टेक स्मूथ स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक प्लेट एंड स्टिक द रबर सकर ऑन इट। ठीक है, एक स्टील की प्लेट ले लीजिए, या एक सिरेमिक प्लेट जो होती है ना, चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है, उसको ले लीजिए, उस पे रबर सकर उस पे चिपका दीजिए। यू कैन नाउ होल्ड द प्लेट एट एनी एंगल, चाहे आप उसको किसी भी एंगल से पकड़ो, हॉरिजॉन्टली पकड़ो, वर्टिकली पकड़ो, अपसाइड डाउन, किसी भी तरीके से पकड़ो, और रबर सकर को आप निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन रबर सकर जो है वो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ये भी चीज हमें दर्शाना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, वो हर तरफ से लगता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्टिकली लग रहा है या हॉरिजॉन्टली लग रहा है। ठीक है, हम जो
रबर सकर को हमने रबर सकर को किसी चीज पे किचन के टाइल पे इसको चिपकाया, ठीक है, सॉरी चिकन कह रही हूँ, किचन की टाइल पे आपने जो इसको जैसे ही चिपकाया तो आप उसको जो है वर्टिकली आप उसको ऊपर खींचोगे, ठीक है। तो आप ये सोचो कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ वर्टिकली ही लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली भी चिपका देते हो या उसको नीचे की हो, जैसे कि आपने ऊपर चिपका दिया और नीचे से खींच रहे हो, अपसाइड डाउन प्रेशर जो है वो लग रहा है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो चारों तरफ से लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आपने एक रबर सकर को चाहे आप किसी भी तरीके से चिपका दो, कहीं पे भी चिपका दो और जो है उसको किसी भी एंगल से खींचोगे वो नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एयर होता है, यानी कि एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जिसे हम एयर प्रेशर भी बोलते हैं ना, एटमॉस्फेयर में ज्यादा एयर ही तो होती है ना, गैसेज ही तो होती है, गैसेज ही के तो मिक्सचर है वहाँ पे, तो हम उसको एयर प्रेशर भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर जो है वो चारों तरफ से लगता है, हर डायरेक्शन में लगता है, ओके। चलिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या है भाई, राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट, यानी ट्रू एंड फॉल्स है, और जो फॉल्स है उनको आपको करेक्ट भी करना है। तो पहला क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, बिल्कुल सही है, जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वो पास्कल है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। और मीटर, हमें प्रेशर का जो एरिया निकालना है वो मीटर स्क्वायर मीटर में निकालना है, ठीक है। मीटर स्क्वायर मत बोलिएगा, मैं भी मीटर स्क्वायर मेरे मुंह से निकल जाता है, स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर। एंड सेकंड क्या है, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ हाई हेड शू एक्सर्ट्स लोअर प्रेशर देन द फ्लैट एंड ऑफ अ शू, बिल्कुल गलत है। मैंने अभी भी बताया कि प्रेशर P इज इक्वल टू F बाय A, यानी कि प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया आप बढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो प्रेशर कम होगा, एरिया घटाते हो तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ हाई हील शू एक्सर्ट्स लोअर प्रेशर देन द फ्लैट एंड ऑफ अ शू, बिल्कुल गलत भाई। पॉइंटेड जो एंड है वो तो कम एरिया है, तो वहां पे तो प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए ना, वहां तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, वो लोअर प्रेशर कैसे शो कर सकता है। जबकि जो फ्लैट एंड होता है, फ्लैट एंड है वहां पे एरिया ज्यादा है तो वहां पे लो प्रेशर शो करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉल्स है, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया क्यों। अब चलिए आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑरेली, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर व्हेन यू डिक्रीज द सरफेस एरिया, यही बात आ गई यहाँ पे, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर व्हेन यू डिक्रीज द सरफेस एरिया। जब आप सरफेस एरिया को डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर कैसे लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कीपिंग द फोर्स सेम, या आपको फोर्स को सेव रखनी है, ऐसा नहीं है आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो फोर्स भी ज्यादा लगा रहे हो, नहीं, फोर्स जो है वो सेम होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अगर आप सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देते हो, अगर आपने अभी हमने पढ़ा P इज इक्वल टू F बाय A, तो A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ाते हो प्रेशर घटेगा, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे पूछे क्या, सरफेस एरिया आपने घटा दिया, क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ में आ गया। Why does atmospheric pressure decrease with increasing altitude, ये भी आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एल्टीट्यूड के इंक्रीज करने से क्यों डिक्रीज हो जाता है भाई, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता रहता है। क्यों, क्योंकि भाई जो हमारे ऊपर जो एयर कॉलम है ना, उसका वेट जो है वो कम होता रहता है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो कम होती रहती है, कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव अस डिक्रीजेस, है ना, कि जो एयर की लेंथ है वो कम होती जाती है। तो इस वजह से जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना लगता है, ठीक है, यानी कि उसका वेट जो है वो डिक्रीज होने लगता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं मेजरिंग प्रेशर, कि भाई प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। कुछ ऐसे, एक जो हमने पढ़ा था कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने किससे मेजर किया था, बैरोमीटर से, याद है ना आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम बैरोमीटर के जरिए से मेजर करते हैं। लेकिन अब जो एक नॉर्मल प्रेशर है, एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई इसको मैथमेटिकली पेंसिल से और पेन से हमने जो है उसमें देख लिया कि भाई प्रेशर हमारा इतना निकल गया। अब हम लोग उसको ऐसे एक मशीन के जरिए से कैसे प्रेशर को मेजर करेंगे। तो एक मशीन आती है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर गेज, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको गॉज भी बोलते हैं। तो प्रेशर गेज होती है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से हम प्रेशर को मेजर करते हैं कि भाई उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अच्छा,
ये जो प्रेशर गोज होता है उस जिस मशीन के जरिए से, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम प्रेशर को मेजर करते हैं, तो पहले वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था, यू टाइप है ना, यू ट्यूब जैसा, जैसे यू है ना, यू ट्यूब जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। तो इसके ज़रिए से हम उसको प्रेशर को मेज़र करते थे। आज के ज़माने में इस टाइप का प्रेशर को मेज़र करने के लिए इस टाइप की मशीन आ गई है। भाई आप इधर से प्रेस करो तो इसके ये जो एक बॉल लगी हुई है इसके ज़रिए से हमें पता लग जाता है। ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड अ प्रेशर गॉज। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम प्रेशर को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर गॉज या प्रेशर गेज। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अ प्रेशर गेज इज अ ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का प्रेशर गेज है वो कौन सा है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो होता है ये एक यू ट्यूब की शेप की एक मशीन होती है और उसके अंदर एक लिक्विड भरी रहती है। ठीक है, लिक्विड रहती है और एक तरफ से ये एटमॉस्फेयर में जो है खुला हुआ रहता है। एक तरफ से इसकी जो ये होती है, जैसे ये आप यहाँ पे देखिए, ये एक तरफ से ना खुला हुआ रहता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगता है, और एक तरफ से ये यहाँ से लिक्विड से अटैच रहता है। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये लिक्विड से अटैच रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे इसको लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड में जितना प्रेशर होता है, लिक्विड के प्रेशर को जानने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग फ्लूइड प्रेशर को, तो हम जैसे जैसे इसमें डालते हैं तो ये जो है यहाँ से प्रेशर जाता है, एयर का प्रेशर जो होता है इसमें यहाँ से जाता है, जाने के बाद जो है ये जो लिक्विड है इस लिक्विड पे यहाँ पे प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने के बाद ये लिक्विड जो है, जाहिर सी बात है जब इसमें प्रेशर लगेगा तो ये लिक्विड यहाँ से हटेगा, यानी या अगर ये यहाँ तक भरा हुआ होगा तो जब हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये लिक्विड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ इधर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जितना प्रेशर था यहाँ पे, यानी जितनी यहाँ तक लिक्विड थी, जितनी यहाँ पे लिक्विड थी, तो वो जितनी यहाँ से इसमें डिफरेंस आया तो इसी को हम लोग इतना मेजर कर लेते हैं कि भाई ये अच्छा इसमें इतना प्रेशर जो है वो लग गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग अ लिक्विड समटाइम्स वाटर। ठीक है, उसमें जो है लिक्विड भरा रहता है, कभी कभी वाटर रहता है। वन आर्म ऑफ द ट्यूब इज ओपन टू द एयर एंड अदर आर्म इज कनेक्टेड टू द वेसल इन विच वी वांट टू मेजर द प्रेशर। तो एक आर्म जो है इसका, एक तरफ का जो है सिरा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब एटमॉस्फेयर की तरफ खुला रहता है वो, और जो दूसरा होता है वो उससे लगा रहता है, उस वेसल से जिसके अंदर हमें चेक करना है, जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल रिप्रेजेंट्स द अप्लाइड प्रेशर। जैसे ही हम इसको अंदर डालते हैं और डालने के बाद यहाँ पे एक कॉर्क लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो कॉर्क इस वजह से लगी हुई होती है ताकि स्टार्टिंग में जो है ऐसा नहीं है कि जैसे हमने डाला तो फट से इसने मेजर कर दिया, तो हमें कैसे पता लगे, यहाँ पे कॉर्क लगी हुई होती है। ठीक है, वो कॉर्क क्या करती है कि यहाँ के जो प्रेशर है उसको फौरन से यहाँ तक आने नहीं देती। फिर हम जब उसको जैसे हम कॉर्क को हटाते हैं तो वेसल में जितना भी प्रेशर होता है वो जाहिर सी बात है इस ट्यूब के जरिए से यहाँ पे आएगा, और जैसे ही आता है तो ये लिक्विड जो है वो एकदम से डिफरेंस उसके अंदर आ जाता है, यानी कि वो लिक्विड यहाँ से जब उसमें प्रेशर लगेगा तो वो लिक्विड इसमें यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे इसमें प्रेशर लगा तो लिक्विड में यहाँ पे डिफरेंस आ गया, और जितना डिफरेंस आ गया यहाँ तक लिक्विड था पहले और यहाँ से यहाँ तक आया है, और इधर से कितना बढ़ा, तो हम लोगों ने यहाँ से जो है इसको एक लाइन करके यहाँ पे एक स्केल लगी हुई होती है, उसके जरिए से हम इसको पहचान लेते हैं। ओके, चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आती है, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। हमने ये देखी थी बात कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है। ठीक है, और यही चीज हम अगर नीचे जाए, यानी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिक्विड प्रेशर उतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा लगता है, और हम लोग ऊपर जाते हैं तो कम होता रहता है, नीचे आते हैं तो ज्यादा होता है। समझ में आ गया। और यही चीज, अच्छा ये बात आपने गौर करी कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम मापते हैं तो वो सी लेवल से मापते हैं, यानी कि समुद्र की सतह से, है ना, समुद्र के ऊपर की जो सरफेस होता है ना वहां से हम मापते हैं। ऐसा नहीं है कि हम समुद्र के अंदर से मापते हैं, मेजर करते हैं, वहां से नहीं। जैसे जैसे हम लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, यानी कि जैसे सी के अंदर जाते हैं तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा ये क्यों इंक्रीज होता है, क्या आपने इस पर गौर किया है? हमें तो बस यहाँ पे एक बात बता दी गई है कि भाई जैसे जैसे हम लोग एज वी गो डीपर बीनीथ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस, हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। क्यों
इंक्रीज करता है, तो वो इस वजह से इंक्रीज करता है। जरा आप थोड़ा और करें कि अगर आप किसी चीज पे ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, मान लीजिए आप कोई किसी चीज पे अपने हाथ से प्रेशर लगा रहे हो, जब आप अपने हाथ से प्रेशर लगाओगे तो अपने हाथ पे गौर करिए कि आपका जो हाथ है ना, जो आपकी उंगलियां हैं या आपकी जो पाम है, हथेली है, वो जहां टच कर रही है, जिस चीज पे आप प्रेशर लगा रहे हो, मान लो आप एक टेबल पे प्रेशर लगा रहे हो, तो आपका पाम और जो टेबल है वो उससे टच कर रहा है वहां पे। तो ये बताइए कि आपके पाम पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, ये जो आपका जो शोल्डर है वहां पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। थोड़ा सा और करिए कि भाई अगर आप किसी टेबल पे अपने हाथ से प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, अपनी हथेलियों से प्रेशर लगा रहे हो, तो आपने प्रेशर लगा रहे हो, आप बहुत जोर से प्रेशर लगा रहे हो, तो आप ये सोचिए कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा। आपके हाथ पे ज्यादा होगा, मतलब जहाँ पे आपका पाम है वो वहां पे ज्यादा होगा, या आपके शोल्डर के पास ज्यादा होगा प्रेशर, या आपकी जो कोहनियां हैं उनके पास ज्यादा प्रेशर होगा। आपकी डेफिनेटली आपकी जहाँ पे हाथ है ना, जो आपका हाथ है, तो वहां पे ज्यादा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यही चीज होती है कि भाई जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो लगा रहा है, तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? नीचे होगा ना, सबसे ज्यादा प्रेशर जमीन पे होगा ना। उसके बाद जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो उतना प्रेशर कम होता रहता है। ठीक है, और अच्छा ये प्रेशर जो ज्यादा इस वजह से भी होता है क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशन भी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे से खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी, और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उस चीज को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगी ना, जो उससे बिल्कुल चिपकी हुई है, तो जो उससे चिपकी हुई चीज है तो उसको और ज्यादा अपनी ओर खींचती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर से लग रहा है, तो वहां पे उस जगह, यानी कि जितना हम लोग नीचे जाते हैं तो उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो लगता है, उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है। आई होप सो आपको इसका रीजन भी पता चल गया होगा। ओके, सो डीप अंडर द सी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इज मच ग्रेटर देन एट द सी लेवल। जो सी का लेवल है ना, सी के समंदर का जो लेवल है, उससे ज्यादा सी के अंदर, बिल्कुल अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय सी डीप सी डाइवर्स इज सो ग्रेट दैट दे हैव टू वेयर स्पेशली डिजाइन सूट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो इस वजह से आपने सी डाइवर्स को देखा होगा, जो लोग गोताखोर होते हैं, जो लोग समंदर के अंदर जाते हैं, वहां पे चेकआउट करते हैं, या बहुत सारे लोग एंटरटेन के लिए भी जाते हैं। तो जब वो जाते हैं ना अंदर, तो वो अंदर है ना एक स्पेशल टाइप का सूट पहन के रखते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर होने की वजह से हो सकता है कि वो वहीं पे रह जाए। तो इस वजह से ये एक टाइप के, देखिए किस टाइप का इनके सूट होता है, स्पेशल टाइप का, कि इनके ऊपर प्रेशर जो है वो कम लगता है। इसी तरीके से जैसे जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो जब ऊपर जाते हैं तो वो भी एक अलग टाइप के सूट पहने हुए होते हैं, ताकि भाई क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है तो उनके ऊपर जो है कहीं उनकी जो सेल वॉल है वो ब्रस्ट ना कर जाए, है ना। हमने पढ़ा था ना कि भाई अगर प्रेशर कम होता है तो जो हमारी सेल वॉल है वो ब्रस्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा एनॉर्मस है, उसको कैंसिल आउट करता है। मतलब ये कि दोनों बहुत ज्यादा प्रेशर, अंदर हमारे ब्लड वेसल्स में भी बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो अगर वो कोई भी प्रेशर कम होता है तो एक दूसरा वाला प्रेशर इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी अलग टाइप का सूट पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है, ताकि उनको जो है उनका वहाँ का प्रेशर और उनके अंदर बॉडी का प्रेशर वो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, उसके लिए वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं। इसी तरीके से जो लोग अंदर जाते हैं, समंदर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो जो डाइवर्स होते हैं वो भी अलग टाइप का सूट पहनते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे जो उनके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो प्रेशर लग रहा है वो कम रहे, मतलब बराबर। Okay, so they use special suits called diving suit and beyond sea compensator to combat the weight of their diving equipment and the water pressure at great depths। ठीक है, जो इनका स्पेशल सूट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि भाई वहाँ पे जो बहुत ज्यादा वेट लग रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर जो लग रहा है वो ज्यादा गहराई में वो कम लगे, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, चलिए अब आप, आई होप सो आपको ये फंडा भी समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ के इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से तो आपको, मुझे उम्मीद है कि तो बिल्कुल बात क्लियर ही हो गई होगी। और यही चीज जो है डैम्स में भी होती है, कि जो डैम्स बनाए जाते हैं ना, जो डैम्स होते हैं, आपने देखे होंगे इस तरह के डैम्स जो होते हैं जगह जगह बनाए जाते हैं। और आपको पता भी है कि भाखड़ा नगर डैम जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, आई थिंक, हाँ लॉन्गेस्ट ही डैम है सबसे ज्यादा हमारे इंडिया का। सो जो डैम होते हैं ना, ये जो
ये डैम होते हैं ये जितने, क्योंकि ये तो बिल्कुल समंदर के बिल्कुल अंदर तक अंदर से उठते हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से पानी है तो यहीं से दीवार खड़ी कर दी, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये तो जो भी चीज पानी के ऊपर बनाई जाती है तो वो जितनी पानी के ऊपर दिखती है, जितनी पानी के ऊपर ऊंचाई में होती है, उससे ज्यादा गहराई में वो पानी के नीचे से बनी हुई होती है। ठीक है भाई, जब ही ना वो टिकेगी, वरना अगर पानी के ऊपर आप ऐसे कैसे कोई दीवार खड़ी कर सकते हो या कोई ऐसी चीज बना सकते हो, वो तो तैरती रहेगी या वो गिर जाएगी, कभी खड़ी नहीं होगी। तो उसको खड़ा रहने के लिए किसी न किसी ऐसी चीज जहाँ पे वो टिक जाए, तो वो टिकेगी कहाँ पे, जो समुद्र की जो जमीन होगी, जो समुद्र की बिल्कुल अंदर की जो जमीन होगी वहीं से होगी वो। तो जो डैम्स बनाए जाते हैं ना, तो वो डैम्स इस शेप के होते हैं, ऊपर से हमें इस तरह के दिखते हैं पतले पतले, लेकिन नीचे से वो जितने नीचे जाते हैं ना, वो उतने ज्यादा वो चौड़े होते जाते हैं। वो इस वजह से चौड़े होते हैं क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से उनको वहां पे टिके रहने के लिए उतना ज्यादा वहां पे भी प्रेशर लगा के रखना होता है कि भाई ऊपर से भी उतना ही प्रेशर लगे, नीचे से भी उतना ही ज्यादा प्रेशर लगे। ठीक है, तो इस वजह से जो डैम के जो शेप होती है अंदर से, है ना, वाटर के, हमें ऊपर से इतना सा दिखता है, ऊपर से हमें सिर्फ एक रोड के बराबर ही दिखता है, जितना एक रोड होता है ना 6 7 8 9 10 फीट का, तो उतना ही इतना चौड़ा दिखता है। लेकिन जैसे 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 हम लोग नीचे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जरा इस एक्सपेरिमेंट को गौर करें। एक ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर को दिखा रहे हैं। इस बॉटल में वाटर भरा हुआ है, तो आप ये देखिए कि इस पे हमने यहाँ पे हमने जो है होल कर दिया। ठीक है, इधर भी होल करा, इसके नीचे, इधर इसके नीचे। तो आप देखिए, हालांकि पानी जो है वो ऊपर भी एकदम बिल्कुल ठीक है, यानी ऊपर भी पानी ऊपर तक भरा हुआ है इस बॉटल में, यहाँ तक पानी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे लग रहा है? प्रेशर मतलब वाटर जो है कहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है? तो नीचे से प्रेशर, नीचे जो सबसे नीचे वहाँ एकदम प्रेशर से वाटर निकल रहा है, और यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। तो हम यही चीज देखने की कोई, यही से आप ये बात लगा लीजिए, गौर कर लीजिए, ये जो प्रेशर होता है वो सबसे नीचे जो होता है यहाँ पे, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी चीज को दबा रही है, तो वो जो सबसे नीचे वाली जो चीज होगी, जो सबसे नीचे होगी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं प्रेशर कम होता रहता है। ओके, और आप ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर भी कर सकते हैं। आप एक बॉटल लीजिए, बॉटल में पानी भरिए और उसके ऊपर मतलब ऐसे मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने होल किए हुए हैं, ऐसे होल करके देखिए, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा वहां पे एकदम तेजी से पानी निकलता रहेगा, जब तक के पानी यहाँ नहीं आएगा, जब तक कि वो पानी जो है वो इसके उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, इसकी जो शेप है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, और जो ऊपर वाला प्रेशर है वो कम होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है भाई, इस एक्टिविटी के जरिए से क्या दिखाना है कि जो लिक्विड होता है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, द लिक्विड टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। जो लिक्विड होते हैं वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको लंबा सा पाइप लेना होगा, यानी 30 सेंटीमीटर का पाइप ले लीजिए, जो आप घर में वाटरिंग प्लांट को वाटरिंग करने के लिए यूज करते हैं ना पाइप, या ऐसा कोई पाइप ले लीजिए, और उसके किनारे पे, है ना, उसके एक सिरे पे आप एक बलून लगा दीजिए। उस बलून को आपको फुलाना नहीं है, यानी कि आप उसके अंदर आप हवा भर दे रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बलून को जो है आपको इसके एक एंड पे, ट्यूब के एक एंड पे आपको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, उस जो ट्यूब है उसके अंदर वाटर भरिए। आप उस पे वाटर भरोगे और आप ये गौर करोगे कि जैसे जैसे आप वाटर उसमें डाल रहे हो तो ये बलून जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बलून बल्ज हो रहा है। तो बलून जो बल्ज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको जो है ट्यूब को मतलब किसी भी एंगल से पकड़ा हुआ, चाहे उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, अपसाइड डाउन, या किसी भी तरीके से आपने जो है मतलब उसको ट्यूब को पकड़ा हुआ है, तो बलून जो है वो हर तरफ से, है ना, हर तरफ से जो है वो बलून जो है वो जो एक्सपेंड कर रहा है, तो वो हर डायरेक्शन में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वर्टिकली ही क्या कहते हैं बल्ज करेगा, या ये कि हॉरिजॉन्टली करेगा, या किसी भी या किसी और डायरेक्शन में। सो ऑब्जर्वेशन यू विल फाइंड दैट द बलून बल्जेस आउट विद द प्रेशर ऑफ द वाटर रिगार्डलेस ऑफ द एंगल एट विच यू होल्ड इट। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एंगल से उसको पकड़ो, तो जो वाटर है वो हर एंगल में, यानी कि हर तरफ से उस पर प्रेशर लगाएगा, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ो, वर्टिकली पकड़ो, नीचे से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, किसी भी तरफ से पकड़ो, आप इस पे वाटर डालोगे तो आपने कम वाटर डाला हो तो बलून जो है वो कम मतलब कम एक्सपेंड करेगा, कम वो बल्ज होगा। लेकिन आप ज्यादा वाटर डालोगे तो और ज्यादा होगा।
तो ये चीज हमें क्या दर्शा रही है कि बलून जो है वो हर तरफ से फैल रहा है, तो हर तरफ से फैल रहा है, तो ये चीज हमें क्या चीज दर्शा रही है कि भाई जो लिक्विड है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या निकला, वाटर एंड अदर लिक्विड्स, उसमें और दूसरे भी लिक्विड्स आते हैं, एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखो आप कि अगर आपने किसी वाटर में कोई चीज डाल दी तो उस चीज पे प्रेशर जो है वो हर तरफ से लगेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। लेट्स रिमेंबर, अच्छा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या करना है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस एज वी गो अप। बताइए, ये चीज तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड चेंज होता रहता है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर गेज। द upward or downward force determines whether an object will float or sink in a liquid। तो बताइए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने एक लिक्विड में डाली है, वो चीज जो है वो सिंक कर गई है ना, मतलब पूरी उसके अंदर धस गई है, फ्लोट कर रही है, तो ये किस फोर्स की वजह से कर रही है, अपवर्ड फोर्स की वजह से। क्योंकि भाई आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से डालो, नीचे से फोर्स लगाएगा लिक्विड, तो वो किसकी वजह से होता है, लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी ना लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ना। जैसे कि आपने जो उल्टा गिलास जो डाला था पानी के अंदर जो एक भरी हुई बाल्टी के अंदर आपने जो उल्टा गिलास डाला था, तो गिलास आप ऊपर से डाल लेते, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिलास पे लग रहा था, दूसरा आपने और प्रेशर डाला, तो प्रेशर आप जो ऊपर से लगा रहे थे, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे थे, आप उसको नीचे की ओर लगा रहे थे, और जो प्रेशर जो फोर्स जो लग रही थी नीचे से, जो लिक्विड जो फोर्स लगा रहा था वो किस डायरेक्शन में लगा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। एज वी गो डीपर बीनीथ द सरफेस ऑफ अ सरफेस द प्रेशर इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, डैम्स आर थिकर और थिनर एट द बॉटम। बताइए, डैम्स जो हैं वो थिकर होते हैं या थिनर होते हैं, तो डैम्स जो होते हैं वो नीचे की ओर थिकर होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, या प्रेशर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, या प्रेशर हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं कि भाई प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। So examples of application of pressure are given below. The area of the edge of a knife's blade is extremely small. This creates a pressure high enough for the blade to cut through a material. आपने नाइफ यूज किया है, बिल्कुल यूज किया होगा। तो आप जो नाइफ यूज करते हैं वो किस साइड से यूज करते हैं, जिधर से बिल्कुल धार हो, यानी जिधर से बहुत ज्यादा पतली जो एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा पतला होता है, ठीक है, आप उस तरफ से यूज करते हैं। तो आप वहाँ पे देखिए कि जब वो जो पतला सा एरिया होता है, आप वहाँ पे उसको किसी चीज पे आकर चला देते हैं, और बहुत ज्यादा उस जो चाकू है या नाइफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा धार है, तो आप उसके अंदर जो ऐसे ही हल्के से किसी चीज पे चला दो, मान लिया आपने किसी पेपर पे चला दिया या आपने कोई चीज काट ली, तो अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा धार होगी, यानी बहुत ज्यादा वहां पे वो बिल्कुल बारीक सा होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब ये कि वो चीज फौरन से कट जाएगी। कटेगी कि नहीं कटेगी। अब वही आप जो नाइफ है उसको उल्टा कर दो, यानी उल्टी साइड से, इस साइड से आप जो है किसी चीज पे काटो उसको। अगर आप उस यहाँ पे एरिया, जब आपने इसको इस साइड से अगर काटने की कोशिश करी तो यहाँ पे एरिया ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ज्यादा एरिया पे बढ़ गया, तो आप जो है उस पे मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी क्या होगा, वो नहीं कटेगा, क्योंकि एरिया ज्यादा बढ़ाने पर जो है वो प्रेशर घट जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या दर्शा रही है कि भाई एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगे, यानी एरिया इतना सा था, बिल्कुल बारीक सा एरिया था, और लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा उस पर प्रेशर था, यानी इतनी ज्यादा वो इतना एरिया कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा था कि फोन से वो चीज कट गई, और यहाँ पे आपने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ गया, प्रेशर घट गया, कि आपने एरिया बढ़ा दिया तो वो चीज कट ही नहीं रही है। ठीक है, ये तो नाइफ के जरिए से हमें समझ में आ गया। अब ये देखिए, सिरिंज आर यूज्ड टू टेक ब्लड फॉर ब्लड टेस्ट। सिरिंज का हम लोग ब्लड टेस्ट को, मतलब जो सिरिंज होती है उसका हम यूज किस में करते हैं, ब्लड टेस्ट में करते हैं, और भी दूसरी चीजों में करते हैं। तो आप उसके अंदर, सिरिंज के अंदर आप गौर से देखो तो इसके अंदर एक प्लंगर लगा हुआ होता है, ये प्लंगर लगा हुआ होता है। तो जब हम किसी चीज को खींचते हैं या किसी चीज की जैसे, या ब्लड ही ले रहे हैं हमारी बॉडी से, जो लेते हैं डॉक्टर्स, तो ब्लड जो वो लेते हैं हमारी बॉडी से, तो वो ब्लड जब वो प्लंगर को ऊपर करते हैं तो वो आराम से लिक्विड जो है वो हमारी बॉडी, ये लिक्विड हमारी बॉडी से सिरिंज में आ जाता है। तो वो क्यों आ रहा है,
वो इस वजह से क्योंकि जो लिक्विड होता है, द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ब्लड फोर्सेस द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है क्योंकि बहुत प्रेशर से चल रहा है, तो वो इस चीज को फोर्स करता है, लिक्विड को फोर्स करता है, ब्लड को फोर्स करता है कि वो जो है तुम सिरिंज में चले जाओ, तो वो आराम से सिरिंज में चला जाता है। ठीक है, सो ये चीज भी हमें दर्शा रही है कि भाई जो हमारे लिक्विड है, जो ब्लड है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, यानी कि ये भी चीज प्रेशर को दर्शा रही है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं तीसरा, व्हेन एयर इज sucked out of a drinking straw, the air pressure inside it decreases and atmospheric pressure outside forces the liquid to go inside the straw। आपने एक स्ट्रॉ का यूज किया होगा, ठीक है, तो ये ड्रिंक लेने के लिए जब आप वो स्ट्रॉ का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको ऐसे करके ऊपर की ओर खींचते हैं। ठीक है, आप जो खींच रहे हैं, वो जो आप ऊपर की ओर जो खींच रहे हैं, वो क्या चीज खींच रहे हैं, आपके लिक्विड को खींच रहे हैं? नहीं, आप ना एयर को हटाते हैं उसके अंदर से। जैसे कि आप ये एक बंदा आप देख रहे हैं, ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से वाटर को पीने की कोशिश कर रहा है, किसी भी ड्रिंक को पीने की कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो इतनी जगह जो खाली दिख रही है ना, यहाँ पे पहले हम लोग इसको ऐसे ही जब स्टार्टिंग में जब कोई स्ट्रॉ डालते हैं तो वो पूरी खाली रहती है ना, बिल्कुल खाली रहती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमने क्या खींचा, किसी लिक्विड को खींचा? नहीं, हम क्या करते हैं, जो उसके अंदर उस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में जो स्ट्रॉ है उसके अंदर जो एयर भरी हुई रहती है ना, उसको हम हटाते हैं वहां से, यानी एयर को हम अपनी ओर खींचते हैं। जैसे जैसे हम लोग एयर को अपनी ओर खींचते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है। इस पे किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में ज्यादा होने की वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस चीज को फोर्स करता है, यानी लिक्विड को फोर्स करता है कि तुम उस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में जाओ। ठीक है, जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड को फोर्स करता है कि भाई तुम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में जाओ, तो वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में जाता है और फिर वो हमारे मुंह में चला जाता है। तो यही चीज है कि व्हेन एयर इज sucked out of a drinking straw, the air pressure inside it decreases। जो एयर प्रेशर होता है इसके अंदर का वो डिक्रीज हो जाता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड, जो एटमॉस्फेरिक बाहर की ओर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर की ओर फोर्सेस द लिक्विड टू गो इनसाइड द स्ट्रॉ। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लिक्विड पर लग रहा है वो फोर्स करता है कि लिक्विड को कि तुम जो है इसके अंदर स्ट्रॉ के अंदर चले जाओ। ओके, चलिए आगे चल। इस केस हैव लार्ज एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो। इस केस में आपने देखे होंगे इस टाइप के शू, जो गेम वगैरह खेलते हैं स्नो पे, तो इस टाइप के शू वो पहनते हैं, या आप भी गए होंगे तो आपने भी देखे होंगे कि जो शूज पहने जाते हैं वो काफी चौड़े होते हैं या लंबे होते हैं। वो अच्छा, इनका एरिया जो होता है वो काफी लंबा क्यों होता है? इनका एरिया इस वजह से लंबा होता है क्योंकि जो बर्फ होती है उसमें अगर कम एरिया वाली चीज डालोगे तो वो धंस जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से, यानी कि कम एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से वो चीज धंस जाएगी। तो इसी वजह से प्रेशर को कम करने के लिए जो शूज होते हैं या जो स्कीज पहने जाते हैं ये काफी चौड़े होते हैं। चौड़े होने की वजह से प्रेशर कम लगता है, प्रेशर कम लगने की वजह से वो जो है अंदर नहीं धंस पाते हैं। ठीक है, ओके। सो स्कीज हैव अ लार्ज एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो, यानी स्कीज में जो है काफी लंबे एरिया होते हैं और जिसकी वजह से वो स्नो में धंस नहीं पाते हैं, कम प्रेशर लगता है। दिस शो दैट द स्कीज डू नॉट सिंक इनटू द स्नो टू फॉल। ठीक है, तो वो धंसते क्यों है? ऐसा नहीं है स्कीज नहीं धंसते हैं, ये धंस जाते हैं अंदर लेकिन कम धंसते हैं। ठीक है, तो जो लोग स्नो पे इस टाइप के कोई गेम खेल रहे हैं या आप भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई जो स्कीज होते हैं उनके एरिया काफी बड़ा होता है। तो एरिया यहाँ पे हमें एरिया के बड़े होने से हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है कि एरिया जितना बड़ा हो रहा है प्रेशर कम लग रहा है, एरिया हम छोटा कर देते हैं प्रेशर ज्यादा लगता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, द प्रेशर अंडर द स्टर्ट्स ऑफ द सोल्स ऑफ द फुटबॉल शू इज हाई इनफ फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड। जो बात हमने स्कीज में देखी थी अब उसका उल्टा ले लीजिए। इस स्कीज में क्या किया था हमने जो है ना उनको एरिया को बड़ा कर दिया था। अब जो फुटबॉल के जो शूज होते हैं फुटबॉल शूज, उनके सोल्स में हम स्टड्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया हमें कम करना होता है, ताकि एरिया कम होगा जब ही ना एक्स्ट्रा ग्रिप होगी। ग्रिप मतलब देखिए, जो लोग जो फुटबॉल खेलते हैं तो उनको दौड़ना होता है बहुत ज्यादा, तो दौड़ना होता है, तो दौड़ने की वजह से अगर इनके शूज फ्लैट होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे, तो क्या होगा, ये ना बिल्कुल क्या कहते हैं फिसलते हुए चले जाएंगे। तो इस वजह से ग्रिप करने के लिए, यानी कि वो कम फिसले, वहां पे इनके फुटबॉल शू में के जो सोल्स होते हैं उनमें स्टड्स लगाए जाते हैं। ऐसे इनमें पतले पतले से स्टड्स लगाते हैं। तो स्टड्स लगाने की वजह से वहां पे प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से जो है यानी एरिया जो है वो कम हो जाता है।
है ना। एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है, और प्रेशर लगने की वजह से वो यानी कि वो सिंक होते हैं, धंसते हैं, और धंसने की वजह से वो फिसल नहीं पाते। ठीक है, तो देखिए ये आप थोड़ा सा गौर करिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो इस केस में हमने एरिया को बड़ा कर दिया था, यानी कि लार्ज कर दिया था ताकि प्रेशर जो है वो कम हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमें प्रेशर ज्यादा करना है। इस वजह से करना है क्योंकि भाई अगर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा तो जो लोग ये बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो ये हर वक्त जो है फिसलते रहेंगे, फिर भी ये फिसल जाते हैं। जो फुटबॉलर्स होते हैं ये फिसल जाते हैं, या आपने देखा होगा बहुत सारे जो बैट्समैन वगैरह होते हैं, जो बॉलर होते हैं, ये लोग भी यानी ये जो फील्डिंग करते हुए होते हैं ये भी जो फील्ड होता है उस पर फिसल जाते हैं। तो फिसलते वो इस वजह से है क्योंकि जो इनके शूज में स्टड्स होने की वजह से बावजूद भी ये मतलब फिसल जाते हैं, इनमें ग्रिप नहीं रह जाती। तो यहाँ पे स्टड्स जो लगाए जाते हैं वो इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि भाई एरिया जो है वो कम हो जाए। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो चीज जो है सिंक करेगी, यानी कि वो धंसेगी, और धंसने की वजह से उसमें ग्रिप आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अ वैक्यूम क्लीनर हैज अ फैन इनसाइड दैट क्रिएट्स अ लो प्रेशर इनसाइड द डिवाइस। एक वैक्यूम क्लीनर के अंदर, एक वैक्यूम क्लीनर आपके घर पे होगा, जरूर होगा, तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर फैन होता है, एक पंखा होता है जो कि कम प्रेशर करता है, और वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है गंदगियों को या जो जो भी डस्ट वगैरह होता है उसको अंदर की ओर धकेल देता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर सक्ड इनटू द डिवाइस। ठीक है, वहां पे जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो गंदगी जो अंदर आती है ना, तो वो इस वजह से क्योंकि वैक्यूम क्लीनर के अंदर ऐसा फैन होता है जो कि वो उसके अंदर की जो डिवाइस होती है उसमें प्रेशर कम कर देता है, और बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डिवाइस जो भी गंदगी होती है वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली जाती है। ओके, आई होप सो आपको सारी बातें आज की समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 8th क्लास में उनको जरूर शेयर कीजिए। और हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।